जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता जी जामो यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम देखेंगे ल्हासा की संधि। ल्हासा की संधि भूमिका। लॉर्ड कर्जन की तिब्बत संबंधी नीति उसके वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना है। गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के समय में ब्रिटिश सरकार तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने का प्रयत्न कर रही थी और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने अपने दूत वहां भेजे थे, पर उसने कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। 1886 ईस्वी में चीन की सरकार ने ब्रिटिश व्यापार मंडल को तिब्बत आने की आज्ञा दी और कुछ समय के बाद अंग्रेजों को यातुंग नामक जगह में व्यापार करने की अनुमति मिल गई, परंतु तिब्बत के लोग सामान्य रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध थे, इसलिए चीन की सरकार से आज्ञा मिल जाने पर ब्रिटिश सरकार को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। चीन से स्वतंत्र होने की मांग। जब कर्जन भारत पहुंचा तो उस समय तिब्बत में कुछ नए राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे। उन्होंने वायसराय के ध्यान को भी आकृष्ट किया। तिब्बत के लोगों में चीन से स्वतंत्र होने की दृढ़ भावना उत्पन्न हो रही थी और उन्होंने दलाई लामा को अपना नेता बनाया। दलाई लामा ने स्वयं शक्तिशाली स्वतंत्र शासक के रूप में प्रमाणित किया। उन्होंने बेशक होते ही चीन रीजेंसी सरकार का तख्ता उलट दिया और उस पर शक्तिपूर्ण अधिकार करके ढीढ़ धारणा और योग्यता से शासन भार को संभाल लिया। उन्होंने रूस में जन्मे एक मोंक जिनका नाम डोरजीफ था से रूस में रहने वाले बौद्धों से धार्मिक कार्यों के लिए धन इकट्ठा करने के लिए कहा। डोरजीफ रूसी सम्राट से भी मिला। रूसी समाचार पत्रों ने डोरजीफ के प्रयासों को बहुत महत्व दिया और तिब्बत में बढ़ते हुए रूसी प्रभाव का स्वागत किया। तिब्बत में रूसी प्रभाव। भारत सरकार इन सूचनाओं से चिंतित हो उठी और उसने समझा कि रूसी सरकार डोरजीफ के द्वारा उसके पड़ोसी प्रदेश तिब्बत में राजनीतिक प्रभाव बढ़ रही है। लॉर्ड कर्जन ने तिब्बत में रूसियों के मामले को गंभीरता पूर्वक लिया, क्योंकि इससे एशिया में अंग्रेजों के सम्मान को धक्का लगने की संभावना थी। लॉर्ड कर्जन ने तिब्बत में एक मिशन भेजने के लिए इंग्लैंड की सरकार पर जोर डाला। उसने तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए भी जोर दिया, पर इंग्लैंड की सरकार मिशन भेजने के पक्ष में नहीं थी। इस पर लॉर्ड कर्जन ने यह सुझाव रखा कि सिक्किम की सीमा में से 15 मील उत्तर में खाम्बाजोंग नामक स्थान पर तिब्बत से चीन से बातचीत की जाए और दोनों सरकारों पर संधि दायित्वों को पूरा करने की आवश्यकता पर जोर डाला जाए। यदि दूत वहां न पहुंचे तो खुद ब्रिटिश कमिश्नर ही वहां पहुंचे। इंग्लैंड सरकार ने अनिच्छा से कर्जन की बात को स्वीकार लिया और कर्नल फ्रांसिस यंग हर्सबैंड के नेतृत्व में एक मिशन खाम्बाजोंग भेज दिया गया। कर्नल यंग हर्सबैंड जुलाई 1930 में खाम्बाजोंग पहुंचा, परंतु तिब्बतियों ने तब तक बातचीत में आने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप बातचीत में अवरोध उत्पन्न हो गया। इसी बीच तिब्बतियों ने खाम्बाजोंग के निकट अपनी सेनाओं को एकत्रित करना शुरू कर दिया। कर्जन इस बात को सहन न कर सका और उसने इंग्लैंड सरकार को गयान्तसे तक सेनाओं को भेजने की स्वीकृति मांगी। विदेश मंत्री लॉर्ड लैंसडाउन ने इस शर्त पर स्वीकृति दे दी। क्षतिपूर्ति हो जाने पर
सेनाएं वापस लौट आएंगी। ल्हासा की संधि 7 सितंबर 1904 ईस्वी को ब्रिटिश सेनाओं ने ज्ञात से तिब्बत की ओर से बढ़ना आरंभ किया और महीने के अंतिम दिन में गुरु नामक स्थान पर उनकी तिब्बती सेनाओं ने पहली टक्कर हुई। तिब्बती सेनाओं के पास न तो अच्छे शस्त्र थे और न ही उनका नेतृत्व अच्छा था, इसीलिए थोड़ी देर में तिब्बती बुरी तरह हरा दिए गए। उनमें 700 सैनिक मारे गए, जबकि अंग्रेजी सेना का एक भी सैनिक नहीं मारा गया। ज्ञानतसे पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, परंतु इतने पर भी दलाई लामा ने संधि करना स्वीकार नहीं किया। इस पर मंत्रिमंडल ने ल्हासा पर आक्रमण करने की आज्ञा दी। यंग हसबैंड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेनाएं तिब्बती सेनाओं को परास्त करती हुई तिब्बतियों के पवित्र और महत्वपूर्ण नगर ल्हासा में घुस गई। दलाई लामा नगर छोड़कर भाग निकले। यंग हसबैंड ने दलाई लामा के एजेंट से, जिसको दलाई लामा ने भागने से पहले संधि विग्रह का अधिकार दे दिया था, संधि की वार्ता शुरू की। लंबी बातचीत के बाद 7 सितंबर को संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए। यह संधि ल्हासा संधि के नाम से प्रसिद्ध है। इस संधि की शर्तें हैं। ल्हासा संधि की अवधारणाएं: यांगतुंग ज्ञानतसे और गुरुतोक के व्यापार केंद्र खोलने का निश्चय हुआ। एक ब्रिटिश व्यापार एजेंट को ज्ञानतसे में रखने की निश्चय हुआ, जो आवश्यकता पड़ने पर ल्हासा भी जा सकता था। 75 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति के रूप में ब्रिटिश सरकार को दिया जाए, जो 1 लाख रुपये की वार्षिक किस्तों में भुगतान करना होगा। क्षतिपूर्ति की सारी राशि के भुगतान तक भूटान और सिक्किम के बीच की चुंबी घाटी ब्रिटिश सेनाओं को रहना निश्चित किया गया। ल्हासा संधि की दूसरी शर्तों के अनुसार ब्रिटेन को तिब्बत की विदेश नीति पर प्रभाव रखने का सीधा अधिकार प्राप्त हुआ था। इसके अनुसार तिब्बत का कोई भी भाग किसी भी विदेश शक्ति को नहीं दिया जा सकता और न ही किसी राष्ट्र का एजेंट तिब्बत के प्रविष्ट हो सकता था। किसी देश अथवा वहाँ के प्रजा को तिब्बत में रेल पथ, सड़कें, टेलीग्राफ और खाने के संबंध में सुविधाएं नहीं दी जा सकती थी। निश्चय हुआ कि यदि ऐसी सुविधाएं किसी भी अन्य देश को दी गई तो वह शीघ्र ही ब्रिटिश सरकार को देनी पड़ेगी। एस.टी. जोन्स ब्रोडिक के द्वारा शर्तों में बदलाव। संधि की शर्तें ठीक थी, इसीलिए रूस की सरकार ने उनका विरोध किया। संधि की शर्तें कठिन थी, इसीलिए रूस की सरकार ने उनका विरोध किया। भारत मंत्री जॉन ब्रॉडिक ने भी अनुभव किया कि यंग हसबैंड ने अपने अधिकारों का उल्लंघन करते हुए तिब्बत के साथ अधिक सख्ती की। उसने संधि को दोहराए जाने के लिए आग्रह किया। फलतः संधि की पुनरावृत्ति हुई। नए शर्तों के अनुसार क्षतिपूर्ति की राशि 75 लाख से घटाकर 25 लाख की गई। निश्चय किया गया कि वार्षिक किस्तों का भुगतान हो जाने के बाद ब्रिटिश सेनाओं को चुंबी घाटी से हटा लिया जाएगा। ज्ञानतसे स्थित ब्रिटिश प्रतिनिधि को ल्हासा जाने की अनुमति रद्द कर दी गई। लॉर्ड कर्जन की तिब्बत नीति की आलोचना। लॉर्ड कर्जन की तिब्बत संबंधी नीति का विषय में बहुत सा मतभेद रहा। लॉर्ड रोजबरी ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कर्जन की तिब्बत संबंधी नीति की आलोचना करते हुए उसकी लिटन द्वारा अपनाई गई मूर्खतापूर्ण अफगान नीति से तुलना की। उसका कहना था कि दोनों अवस्थाओं में ब्रिटिश सरकार ने रूस के कल्पित भय से हस्तक्षेप किया और दोनों मामलों में
ब्रिटिश सरकार को स्वतंत्र राज्यों के मामले में हस्तक्षेप करने का कोई राजनीतिक अथवा वैधानिक अधिकार नहीं था।